आज हम बीपीएससी टीआरई 3.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 11। इससे पहले 10 सेट ऑलरेडी मैंने करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए कि नेक्स्ट वीडियो जो होगा शायद वो मेरा लास्ट वीडियो भी होगा भूगोल सेक्शन से, और वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो वीडियो प्रीवियस ईयर में जो 9 दिसंबर 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम डिटेल से सॉल्व करेंगे। और उसमें जो भी आंसर होंगे, क्वेश्चन का जो भी आंसर दिया होगा उसको तो डिटेल से चर्चा करेंगे ही, लेकिन साथ साथ में उसे जो ऑप्शंस होंगे, बाकी ऑप्शंस होंगे, उस ऑप्शनों को भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आखिर वो जो बाकी जो ऑप्शंस देने के पीछे बीपीएससी क्या कारण था, कि क्या उसके दिमाग में खुरपाती चल रहा था, क्या उनके दिमाग में कुछ ऐसे भी थे जो ऑप्शन, जो बाकी ऑप्शन थे वो क्यों दिए दे रहे थे, क्या उनमें भी से कुछ क्वेश्चंस बन सकते थे, क्या बनने वाले हैं। तो बाकी जो ऑप्शन है इसे 4-5 ऑप्शन होते हैं, तो 5 में तो 2 तो हटा दीजिए, 3 ऑप्शन बचता है, 3 में से कोई एक आंसर होगा, लेकिन बाकी जो बच रहा है 2, तो वो 2 क्यों पूछ रहा था, क्या वो दोनों का कुछ और भी कहीं उसका मतलब इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए। तो वो बाकी जो 2 ऑप्शंस होंगे जहाँ इंपॉर्टेंट होंगे, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा मतलब उस वहाँ पे हम उस बाकी 2 ऑप्शनों को भी बहुत अच्छे से विस्तार से डिटेल से जानेंगे। तो वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा। बाकी 10 वीडियो मेरा ना भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हो सकता है वो 40 क्वेश्चन आपके लिए। 40 क्वेश्चन ही, चार मतलब समझिए कि 100+ क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हो सकता है उस वीडियो को हम कल ना दे पाएँ, तो लेकिन कल नहीं तो परसों कन्फर्म प्रॉमिस करता हूँ, मैं जरूर वीडियो ला कर दूंगा। ठीक है, तो वो वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं आज का कथा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का आवास है, गिर, सरिस्का या कान्हा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, गिर हो जाएगा। और ये गिर है कहाँ, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये गुजरात में है, गिर गुजरात में है। ठीक है, कान्हा आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, सरिस्का आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। एक और इम्पोर्टेंट है, वो है बांधवगढ़। बांधवगढ़, ठीक है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। ये वाला जो वन्य अभयारण्य है वो आपको मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। तो ये बांधवगढ़, कान्हा, ये 2 मध्य प्रदेश में है, सरिस्का आपका राजस्थान में है, जो कि ये तो खैर गुजरात में है ही है। ठीक है, ये गिर जो है वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ये वो एशियाई शेरों का यहाँ पे आवास है, याद रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, इनमें से कौन सा भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। भूमध्य सागर के बारे में बात कर रहा है। भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, माल्टा है, वेलेटा है या सिसिली है। ये इनमें से एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो चलिए इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो बिल्कुल इसका सही आंसर बता रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे आप। ठीक है, सिसिली। सिसिली जो है वो भूमध्य सागर में सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक, और बाकी बात करें, भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से संयोजित एक सागर है। भूमध्य सागर अटलांटिक सागर से संयोजित क्या है, एक सागर है। ठीक है, और यह 3 महाद्वीपों के 21 देशों के साथ सीमा बनाती है। ठीक है, याद रखिएगा 21 देशों के साथ ये सीमा बनाती हैं, ये ध्यान रखिएगा, 21 देशों के साथ। ठीक है, और प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप अगर बात करें तो वो है बोर्निया। सिर्फ मैं प्रशांत लिख रहा हूँ, समझ जाइए, प्रशांत महासागर है ये। इसका सबसे बड़ा द्वीप जब आपको नाम पूछा जाए तो आप बताइएगा बोर्निया। ठीक है, बोर्नियो। बाकी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो आपको पता ही होगा, क्या नाम है उसका, ग्रीनलैंड। वेरी गुड, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा है ये। कहाँ पे है ये आपको देखने को मिलेगा फिनलैंड। कहाँ पे, फिनलैंड, सॉरी फिनलैंड नहीं, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड वर्ल्ड का, ये हमने क्या कर दिया, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड में कैसे हो सकता है। ग्रीनलैंड तो है, लेकिन ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा आपको आर्कटिक सागर में। कौन सा सागर में है ये है आर्कटिक सागर, जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा। ठीक है, ये आर्कटिक सागर में है। चलिए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, गल्फ स्ट्रीम खालिस्तान की खाड़ी से निकलती है, कहाँ से निकलती है? कुवैत, ओमान या मैक्सिको, कहाँ से निकलती हैं? तो बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, ये निकलती हैं मैक्सिको। कहाँ से निकलती है? मैक्सिको। ये निकलती है आपका मैक्सिको, जो निकलती हैं वो निकलती हैं आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, मैक्सिको से निकलती हैं गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम जो है वो कहाँ से निकलती हैं? मैक्सिको से निकलती हैं। और ध्यान रखना है कि ये जो गल्फ स्ट्रीम है ना, ये गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा है। ठीक है, कई बार पूछ लेता है कि गल्फ स्ट्रीम धारा किस तरह की धारा है, तो ये गर्म जलधारा है। ठीक है, एक हिंद महासागर का भी बहुत ही फेमस है, हिंद महासागर, हिंद महासागर सागर का एक फेमस जलधारा है, वो जो गर्म है, वो वाला गर्म है, ये मोजाम्बिक, मोजाम्बिक। ठीक है, ये कैसी जलधारा है? ये गर्म जलधारा है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हिंद महासागर का ये जो मोजाम्बिक है वो गर्म जलधारा है। ठीक है, बाकी कुवैत की राजधानी कहाँ पे है? कुवैत सिटी, और ओमान का मास्कट, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? ठीक है, देखिए, अगर मेरा ये कुछ इस तरीके से भारत है ना, इस तरीके से भारत निकल बनाएंगे आप, तो देखेंगे आप कि पूछ रहा है भारत के पूर्वी तट पर, मतलब कि ये पूछ रहा है पूर्वी तट मतलब ये वाला तट है ना, एक ये हो गया पूर्वी तट, ये हो गया हमारा पश्चिमी तट। तो हमने बता रखा था कि यहाँ पे एक है मालाबार तट, इधर है ना मालाबार तट, और इधर ये है कोरोमंडल तट। तो पूर्वी घाट पे पूछा है, तो ये है, यहाँ से लेकर के इधर तक जाओगे, उड़ीसा के बाउंड्री तक जाओगे तो मिलेगा आपको पूरी तट, और यहाँ से ऊपर जाओगे तो उत्तरी सरकार तट। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर है? तूतीकोरिन तमिलनाडु में जो है वो वाला है, हल्दिया पूछ रहा है, या फिर पारादीप। तो देखिए, हल्दिया पारादीप ये दोनों आपको देखने को मिलेगा। हल्दिया आपका वेस्ट बंगाल में है, तो आप देखेंगे कि ये सभी जो पारादीप है वो उड़ीसा में है, ये तमिलनाडु में है, तो सभी देखेंगे कि लगभग लगभग सभी क्या पूर्वी तट पे ही है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो है वो पूर्वी तट के ही हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अभी भी रैट हॉल माइनिंग की जाती है? ठीक है, बताना है आपको, कभी भी किस राज्य में रैट हॉल माइनिंग की जाती है, ये बताना है आपको। पहले समझने का प्रयास कीजिए कि रैट हॉल माइनिंग होता है क्या है। देखिए, राइट में तो क्या होता है, राइट में चूहा होता है, तो चूहे की तरह जो होता है ना, संकीर्ण, अगर ये मान लीजिए कि इस तरीके से एक तरफ से हमारा इस तरफ से पहाड़ है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इस तरफ से माइनिंग कर करके अंदर घुस करके जाके चूहे की तरफ से ना होल बना करके अंदर घुसते हैं और माइनिंग करते हैं कोयले को। तो ये ज़्यादातर जो है ना, इसीलिए इसका नाम पड़ा है रैट होल माइनिंग। तो ये अभी भी कहाँ पे देखने को मिलता है? तो देखिए, ये उत्तर पूर्वी भारत जो है ना, उधर ज़्यादा ये प्रचलित है। वैसे ये तो गैर कानूनी है, ऐसे आप कोयले को अब नहीं निकाल सकते, माइनिंग नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा अधिकार हम लोग अपने आप में ले रखा है उत्तरी पूर्वी भारत में। तो इसका एक जगह है मेघालय, तो उत्तरी पूर्वी भारत में झारखंड तो नहीं आएगा, महाराष्ट्र तो आएगा नहीं, तो उत्तरी पूर्वी भारत का एक हिस्सा हो जाएगा मेघालय। तो मेघालय में यहाँ पे रैट होलिंग माइनिंग बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो मतलब कि संकीर्ण एक जगह होता है, वहाँ से हम लोग कोड़ कोड़ के अंदर घुस करके निकालते हैं कोयले वगैरह को। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है रैट हॉल माइनिंग। तो ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको? मेघालय में। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, तेंदु, अमलतास, बेल जैसे सामान्य पेड़ भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बट आप कभी देखे होंगे तभी समझ में आएगा कि ये तेंदु है, अमलतास है, बेल जैसे सामान्य पेड़ भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तेंदु होता है ना, तेंदु पता, शायद उसमें जो शायद बीने वगैरह जो बनता है ना, वो वाली। तो ये सब जो है सो कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये मिलेगा भारत में शुष्क पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? शुष्क पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, पर्णपाती वन, जैसे तेंदु देखेंगे झारखंड के भी बहुत ज़्यादा जंगलों में इसको जो आदिवासी जो लोग हैं उसको तोड़ करके बेच करके अपना जीविका चलाते हैं, है ना। तो ये कह सकते हैं कि आदिवासी के लिए जो तेंदुपत्ता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके लिए, उनके लिए। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, उस जल निकासी पैटर्न का नाम बताइए जहाँ नदी एक पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती हैं। ठीक है, जिससे बोल रहा है उस जल निकासी पैटर्न को हम क्या कहते हैं? जहाँ से पहाड़ी से सभी दिशाओं में बहती हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक ये यहाँ से मान लेते हैं, इससे पहाड़ है, अब यहाँ से निकल रही हैं और ये इस तरह से निकलते बहुत सारे निकल रही हैं, इधर उधर फैल गई।
एक ये हो सकता है, या तो अगर ये पहाड़ है, ये तो ये निकल के सीधा ही निकल गई और जा कर के कहीं किसी नदी मिल गई है सहायक नदी के रूप में, या तो कहीं जा कर के सागर में जाके विसर्जित होकर कर दी अपने आप को। तो वही पूछ रहा है आपसे कि उस जल निकासी पैटर्न को नाम बताएं जहाँ नदी एक पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है। देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से, तो उसमें क्या कहेंगे? तो वृक्ष के समान जल निकासी पैटर्न होगा, अभिकेंद्रीय जल निकासी पैटर्न होगा, या अरीय जल पैटर्न होगा, बताना है आपको। तो इसका ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अरीय जल पैटर्न। ठीक है, तो और इसका जो उदाहरण है ना, वो उदाहरण में आप ले सकते हैं जैसे कि सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि जो हैं, ये सभी अरीय जल पैटर्न के उदाहरण हैं। ठीक है, उसने इसी तरह का अरीय जल पैटर्न ही बनाती हैं। कौन कौन? तो ध्यान रखिएगा, सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के साथ हैं, निम्न में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? निम्न में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे चोटी है, ये आपको बताना है। तो क्या होगा? माउंट एवरेस्ट, ये तो विश्व का सबसे बड़ा चोटी है, ये तो होगा नहीं। धौलागिरी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के जाएंगे आप, K2। ठीक है, K2 जो है वो विश्व का दूसरा सबसे ऊंची चोटी है। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? बार बार मैं बताता हूँ, ये POK में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है ये, है ना, कश्मीर के अधिकृत क्षेत्र में है। वैसे हम POK को हम अपना मानते हैं, बट पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती से पर हिस्सा करके रखा है, कब्जा करके रखा है ना। तो हम कह सकते हैं हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सा है? K2 है। ठीक है, और भारत के बारे में बात करें कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है कौन सा? कंचनजंगा। अब कमेंट करके बताइए कि कंचनजंगा की जो हाइट है वो कितनी है। ठीक है, बाकी जो K2 है, इसकी जो हाइट के बारे में बात करूं तो इसकी जो हाइट है वो है 8611। कितना? 8611 मीटर। और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है 8848 मीटर। ठीक है, लगभग 9 किलोमीटर के आसपास आप मान सकते हैं। ठीक है, और जो जो दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा चोटी है, भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वही है कौन सा? कंचनजंगा। कंचनजंगा क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। इसकी हाइट के बारे में बात करें तो अप्रॉक्स आप ले सकते हैं 85 क्या था, 98, हाँ ठीक है, 8598 मीटर। ठीक है, 8598 मीटर, यानी कि 85-98 मीटर की इसकी हाइट है कंचनजंगा की। K2 का याद रखना 8611, माउंट एवरेस्ट का 8848। और माउंट एवरेस्ट आपको कहाँ है, कहाँ देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा नेपाल में। ठीक है, और कंचनजंगा को कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये देखने को मिलेगा सिक्किम में। ठीक है, और सिक्किम कितने देशों से लगता है, कमेंट करके बताइए जरा मुझे, सिक्किम कितने देश से लगता है? आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोगों को लगता है क्या कमेंट करना? कमेंट करने से क्या होता है ना, आपको याद होता है, आप कमेंट करते थे अच्छा है ये वो चीज़ लिखे थे वहाँ पे। तो कमेंट आप तभी करेंगे आपको जो पता होगा, इसका मतलब मैं समझता हूँ कि आप लोग नहीं जानते हैं। कमेंट करके बताइए मुझे, कमेंट करने से आपको ही फ़ायदा है। ठीक है, रिवीजन हो आपको होता है कि हाँ अच्छा ये था। कभी कभी एग्जाम में इजी हम सोचते हैं ना, ये तो क्या इजी क्वेश्चन सर पूछते हैं, क्यों हम कमेंट करें? लेकिन कभी कभी इजी क्वेश्चन आप गलत करके आते हैं, आप वही फिर आपका एक नंबर से नहीं होता, आप कहते हैं सर मेरा एक नंबर से नहीं हुआ। बहुत दुख की बात है। पढ़ाई में ना एक्टिव रहिए। आप आराम से दर्जे के अंदर घुस जाते हैं या देखते रहते होंगे तो कहाँ से कमेंट करेंगे? लेजी हो गए ना हम लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है? पर्यावरण की चिंता नहीं है, तो पहले बता, इसमें देखते हैं कि चिंता वाली बात कौन सी है। तो प्लास्टिक के उपयोग में और उपयोग में वृद्धि, हाँ ये तो चिंता की बात है, ये चिंता की बात है। ग्लोबल वार्मिंग, ये भी चिंता की बात है। ओजोन परत का बढ़ना, अब बताइए ये चिंता किस विषय है या नहीं है? तो ये चिंता का विषय नहीं है। ओजोन परत का घटना, क्षरण होना, ये चिंता का विषय है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये ऊपर वाले दो ऑप्शंस जो हैं वो पर्यावरणीय चिंता तो है लेकिन सी नहीं है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर ही सही हो जाएगा। बात समझ में आया क्यों हुआ? क्योंकि हमने पहले ये चेक किया कि पर्यावरणीय चिंता कौन है, तो ये दो ऊपर वाले थे, पूछ रहा है कौन नहीं है, तो इसमें सी नहीं है, क्योंकि ये तो ओजोन परत का क्षरण बढ़ रहा है, अरे सॉरी ओजोन परत का तो ये बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है मतलब हमारे लिए फायदा है, क्योंकि ओजोन परत जो है परावैंगनिक किरणें को पृथ्वी तक आने से रोहित रोकता है, तो बढ़ेगा तो और अच्छी बात है कि परावैंगनिक किरणें को नहीं आने देगा। ठीक है ना, और हम जानते हैं ओजोन जो गैस है उसका जो रासायनिक जो शायद नाम प्रतीक जो लिखते हैं वो क्या है? O3 है। ऑक्सीजन का O2 होता है और इसका 3 है, 3 ऑक्सीजन से मिलकर के ये ओजोन बनता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलें। अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं कि जो ओजोन को जो नुकसान पहुंचा रहा है
वो उसको कौन पहुंचा रहा है, जिम्मेदार कौन सी गैस है, तो CO2 है। ठीक है, और एक जो एयर कंडीशनर से निकलती हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, वो भी इसका जिम्मेदार है। ठीक है, और साथ में आप याद रख सकते हैं कि ओजोन की जो सांद्रता है ना, उसकी जो डेंसिटी कर सकते हैं, उसको जो नापा जाता है वो डॉप्सन में नापा जाता है। किसमें? डॉप्सन में। पूछता है कई बार, आया हुआ एग्जाम में है, एग्जाम में कई बार पूछा गया सवाल है। ठीक है, डॉप्सन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास, गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया कि ये कहाँ पे, ये तो आप सबको पता है, अंकलेश्वर में है ना, ये अंकलेश्वर में है, इसे डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ये महाबलेश्वर से एक नदी निकलती है, बताइए जरा वो कौन सी नदी निकलती है, मैंने कई बार बताया है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, काली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है कि यह मिट्टी के सभी प्रकारों के सबसे कम उपजाऊ है। ये तो सभी प्रकारों के सबसे कम उपजाऊ है। नहीं, ये तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। सही है, सभी मिट्टी के सभी प्रकारों में सबसे कम उपजाऊ होती है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर हम कपास क्यों इसमें हम लोग कृषि करते हैं, मतलब, है ना। तो ये तो बिल्कुल गलत है। यह दक्षिण पठार के अधिकांश हिस्से में पाई जाती हैं, ऐसा नहीं है। दक्षिण पठार में ऐसा ही पाया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, यही तो गलत दिख रहा है। यह दक्षिण पठारों के अधिकांश हिस्से में पाई जाती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि दक्षिण पठारों में के बाद में कुछ कुछ शायद जलोढ़ मिट्टी पाई जाती हैं। ठीक है, और सी ऑप्शन क्या है कि यह उत्तर भारतीय गंगा के मैदानों के अधिकांश भाग में पाई जाती हैं। उत्तर भारतीय गंगा के मैदानों के अधिकांश भाग में पाई जाती हैं, तो ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, ये पहला ऑप्शन सही, दूसरा सही है कि वो दक्षिण पठारी के अधिकांश हिस्से में पाई जाती हैं, ये सही है, बी ऑप्शन सही है, इसको करेक्ट कर लीजिए, ये बिल्कुल सही है। ये दो गलत हैं। यह मिट्टी के सभी प्रकारों में सबसे कम उपजाऊ होती हैं, ये गलत है। सी ऑप्शन कह रहा है यह उत्तर भारतीय गंगा के मैदानों के अधिकांश भागों में पाई जाती हैं, ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि यह जो है उत्तर भारतीय गंगा मैदान में काली मिट्टी नहीं, जलोढ़ मिट्टी देख पाई जाती हैं। याद है ना, खादर बांगर मैंने बताया था, तो ये जलोढ़ मिट्टी का यह प्रचुरता पाई जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, सही है कि यह दक्षिण पठारों के अधिकांश हिस्से में पाई जाती हैं, ये सही है। ठीक है, और उत्तर भारतीय गंगा के मैदान में अधिकांश क्या मिलती हैं, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती हैं, तो इस हिसाब से सी भी गलत है, ए भी गलत है, सही कौन है, बी है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अग्नेय शैल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी अग्नेय शैल नहीं है? ग्रेनाइट, ये तो है ना। डोलोमाइट ये नहीं है, बेसाल्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कौन सा शैल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, वैसे मैं बता दूं कि जो डोलोमाइट है, मैंने पिछला वीडियो मैंने बताया था, ये मैग्नीशियम का है। किसका है? मैग्नीशियम का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मैग्नीशियम का क्या है, एस का है। ठीक है, या शैल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि भारत में वायु अधिनियम लागू कब हुआ था, यानी प्रदूषण की रोकथाम का जो नियंत्रण था वो कब लागू किया गया था? 1990 में, 1975 में, या 2000 में? तो इनमें से हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है, तो इसको लागू जो किया गया था, ये 1981 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1981 ईस्वी में से लागू किया गया था, और फिर आगे चल करके 1987 में से संशोधन भी किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और बाकी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ये वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कौन सी नहर प्रांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जुड़ती है? ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? कोरिंथ नहर, सुएज नहर, कील नहर। ठीक है, तो बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लीजिए आप, प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती हैं, तो कौन जोड़ती है? वो जोड़ती हैं, उसका नाम है पनामा। ठीक है, और बाकी स्वेज नहर को भूल जाओ। ठीक है, स्वेज नहर को क्या करो, भूल जाओ। क्यों मैं भूलने कर रहा हूँ? इसलिए भूलने कर रहा हूँ क्योंकि भू से होता है भूमध्य सागर, भूमध्य। ठीक है, भूमध्य सागर,
और ल से होता है लाल सागर, इसलिए मैंने कहा भूल जाओ लाल सागर। तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती हैं कौन? स्वेज नहर। ठीक है, तो स्वेज नहर को भूल जाना आपको। भूल गए हैं? चलो ठीक है, भूल ही जाना आप। और भूल जाना मतलब भूमध्य और लाल सागर को जोड़ देना। और एक है कील नहर। तो भैया कील उतर गया बाल्टी में, कील उतरा बाल्टी में। ठीक है, तो जो कील नहर है वो जोड़ती है उत्तरी बाल्टिक सागर और बाल्टिक सागर, ध्यान में रखिएगा। समझ में आया? ऊ से हो जाएगा उत्तरी सागर, उत्तरा मतलब उत्तरी सागर, और बाल्टी तो है तो बाल्टिक सागर हो जाएगा। ठीक है, ये बाल्टिक सागर कर लीजिएगा, इसको लिख ही देते हैं बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर। ठीक है ना? तो याद रखिएगा कील उतरा बाल्टी में, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर हो जाएगा, जबकि स्वेज नहर को भूल जाना है आपको, भूमध्य सागर और लाल सागर। बाकी प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर ये पनामा है। पनामा में कोई ट्रिक था, मैंने शायद भूल गया। ठीक है, चलिए, ह्यूमन बींग के रहते तो भूलना तो सबका आदत होता है ना, प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक दिक्कत होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे पास। नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में निम्न से कौन सी सही नहीं है? तो चेक कीजिए पहले कौन सही है ना? तो इन पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर चार कॉफ़ी की जाती है, बिल्कुल की जाती हैं। नीलगिरी पहाड़ी है कहाँ? तो फिर से भाई ये हमारा भारत का निचला हिस्सा, और ये इधर से आ रहा है, इधर पश्चिमी घाट, इधर से आ रहा है पूर्वी घाट, और ये दोनों जहाँ मिलती हैं उसको कहते हैं नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो जाहिर सी बात है इधर केरल वाला आसपास है कि तमिलनाडु का आसपास का क्षेत्र है, तो हम जानते हैं इधर तो बड़े पैमाने पर चाय और कॉफ़ी तो खेती की जाती है, कर्नाटक वगैरह तरफ, है ना? तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो सिर्फ हम कह सकते हैं कि कर्नाटक का है ये, थी सॉरी कर्नाटक का है ये, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु सब कुछ आ जाएंगे, तो ये तो गलत दिख रहा है। यह भारत के पश्चिमी घाटों में स्थित है, तो हाँ ठीक है, ये पश्चिमी घाट की तरफ ही लगभग दिखता है, तो ये सही दिख रहा है। ठीक है, तो नीलगिरी पश्चिमी घाट का हिस्सा ही है, तो ये बिल्कुल क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो गया? गलत हो गया, यानी कि ही इसका राइट आंसर है। कौन सा नहीं पूछा था? तो यह कर्नाटक के पहाड़ी है, ऐसा नहीं है। कर्नाटक का तो ऊपर में है, ठीक है, इधर एरिया में, फिर नीचे केरला है, तो इधर ये तमिलनाडु है ना, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, ये गलत है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बारी दोआब के बीच स्थित है, जो बारी दोआब है वो किसके बीच स्थित है? तो ये स्थित है आपका ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पे है? ब्यास और रावी। ब्यास और रावी कहाँ पे है? इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, ये रांची नहीं है, रावी है, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा इसका। ठीक है, जो दोआब है वो ब्यास और रावी के बीच की स्थित का क्षेत्र है। ठीक ना? चलिए, प्रश्न है, भारत के सुंदरवन डेल्टा निम्न में से भारत के सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पर्णपाती झाड़ियाँ, उष्णकटिबंधीय या मैंग्रोव? आँख मुंद करके लगाइएगा, मैंग्रोव। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा जो है वो मैंग्रोव वन का, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे मैंग्रोव वन ज़्यादा पाए जाते हैं, भारत से ज़्यादा मैंग्रोव वन नहीं है, सुंदरवन डेल्टा में ही, तो ये मैंग्रोव वन ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि मैंग्रोव वन पर्यावरणीय दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यह वन नमकीन पानी में अधिक विकसित होती हैं। ठीक है, ये जो मैंग्रोव वन है वो नमकीन पानी में अधिक विकसित होती हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपको। मैंग्रोव वन पर्यावरण के साथ साथ जैव विविधता के लिए भी बहुत लाभप्रद होता है। बायोडाइवर्सिटी के लिए भी क्या है, ये इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 मेरे पास, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? ठीक है, तो त्रिपुरा, मिजोरम या मेघालय, बताइए कौन सा लगेगा? तो देखिए, बांग्लादेश के साथ आपको त्रिपुरा भी लगेगा, मिजोरम भी लगता है, और मेघालय भी लगता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, तो बांग्लादेश का सीमा तीनों के साथ लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है 19, निम्नलिखित में से कौन सा सुनामी का कारण नहीं है? ठीक है, सुनामी का कारण नहीं है, ये बताना है आपको, कौन सा सुनामी का कारण नहीं है? तो मृदा अपरदन ये सुनामी का कारण है? ये तो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है कि ये कारण नहीं है। भूकंप तो है, समुद्र के अंदर भूस्खलन होगा, लैंड से स्लाइड होंगे तो भूकंप तो आएगा ही, तो यानी कि ये भी सही है, भूकंप भी सही है, और ये अंदर भूस्खलन होगा वो भी सही है।
है ना। भूकंप आएगा तो सुनामी आएगा, जबकि अंदर भूस्खलन होगा तो भी सुनामी आएगा। मृदा अपरदन होने से कौन सा सुनामी आता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है 20, भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार कहाँ पाए जाते हैं। बताना है क्रोमाइट जो है वो अधिकांश ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं भारत में, उड़ीसा में, कर्नाटक में या बिहार में। तो बताइए इसका आंसर कहाँ हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत में अधिकांश क्रोमाइट जो है वो आपका भंडार उड़ीसा में है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो बिहार में कुछ ज़्यादा वैसे कुछ भंडार किसी चीज़ का है नहीं। वैसे देखेंगे तो आप रोहतास और कैमूर वाले जो ज़िले हैं वहाँ कुछ कुछ पाए जाते हैं, जैसे वहाँ पर कुछ सीमेंट वगैरह का उद्योग है ना, तो उस हिसाब से वहाँ कुछ मिलेगा आपको। ठीक है ना, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बाकी कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ जिलों में भी क्रोमाइट मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है 21, अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है। अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती हैं, ये बताना है आपको। तो अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी जो है वो अफगानिस्तान की काबुल नदी से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुपरिचारित वन्य जीव अभियान है, अभियान नहीं होगा या शायद अभ्यारण्य होगा। अच्छा ठीक है, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुपरिचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये बताना है कौन सा होगा ये। तो बिल्कुल सही है, आप सही समझ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लाया गया था, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था ना कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया था, तो 1973 में। और इस हिसाब से बारे में बात भी किए थे कि भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं बाघ, तो वो था हमारा मध्य प्रदेश। और विश्व में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाया जाता है, वो हमारा भारत ही है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और एक चीज़ याद और ध्यान में रखिएगा इसमें कि प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं वो 15 अगस्त 2020 को प्रोजेक्ट लायन की घोषणा की है। प्रोजेक्ट लायन की घोषणा की है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो प्रोजेक्ट लायन नाम से एक प्रोजेक्ट लाए हैं, घोषणा की है। ठीक है, और एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं कि जो कैलाश संखाल हैं, कैलाश नाम थोड़ा सा अजीब है, नाम नहीं याद आ रहा है वैसे, कैलाश ठीक है, कैलाश कुछ है इसका टाइटल है, मुझे नहीं याद आ रहा, बट ये कैलाश जी जो हैं उनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, एक कैलाश कैलाश नाम है इनका। ठीक है, कैलाश सांखला या कुछ करके हैं, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, बस कैलाश याद नाम याद है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के साथ कि क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना आपको, कौन सा कथन सही है या सत्य है। ठीक है, तो चलिए बताइए कौन सा सही है। तो पढ़ते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है, बिल्कुल गलत है। सबसे निचली परत है ये। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। ठीक है, तो ये भी गलत है। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ क्या होता है, घटता है। और ऑप्शन सी में क्या है, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, तो ये बिल्कुल सही है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए तो बाकी आपको ध्यान में रखना है कि इसी क्षोभ मंडल में जो जितने मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, कोहरा, बादल, ओस, पाला, हिम वर्षा, ओलावृष्टि, जल वर्षा, बादल की गरज, त्वरित झांझा होता है, चक्रवात होता है, सब इसी क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और वायुमंडल के समस्त गैसीय द्रव्यमान का लगभग 75% क्षोभ मंडल में ही केंद्रित है। ठीक है, और सबसे जो बहिर्मंडल है उसमें आपको कौन सी गैस देखने को मिलेगा, जो वायुमंडल है उसमें आपको कौन सी गैस देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन और हीलियम। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दोनों गैसें होती हैं हल्की, और जो हल्की होंगी तो कहाँ रहेंगी, सबसे ऊपर रहेंगी। तो कभी पूछा जाता है आपसे कि जो हीलियम है, हाइड्रोजन है जो हीलियम है वो गैसें
हमारी परत जो है वो 5 परत में से कहाँ पाई जाती है, तो सबसे ऊपरी ऊपरी परत में, यानी कि बाह्य परतें पाई जाती हैं वायुमंडल में, ठीक है, क्योंकि ये हल्की होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है 24, पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप किसके निकट स्तर है, ये बताना है आपको। पेंजिया से टूटे हुए जो दक्षिणी महाद्वीप हैं वो किसके निकट स्तर हैं, लॉरेशिया का, गोंडवाना लैंड का, या फिर प्रशांत महासागर का। तो चलिए इसको बताइए सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पेंजिया से टूटे हुए दक्षिण महाद्वीप के गोंडवाना लैंड का स्तर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है, ये बताना है। सहारा रेगिस्तान के आसपास में है, निकट में, या उत्तरी दक्षिण ध्रुव में, या फिर अमेजन बेसिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के आसपास ये आर्कटिक क्षेत्र जो है और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट है, तो ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। और देखिए इसे मान लेते हैं, ये हमारा से मान लेते हैं पृथ्वी है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी उत्तरी कहलाएगा और नीचे वाला निचली ध्रुव कहलाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव और ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव, ठीक है। तो ये दोनों स्थित हैं, ठीक है। एक आर्कटिक में होगा और एक अंटार्कटिका में होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, म्यांमार के साथ भारत की किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, म्यांमार के साथ बतानी है आपको, ठीक है। तो म्यांमार पहले है कहाँ, ये जानते हैं आप, ये देखेंगे आप नॉर्थ जो हमारा है, ये जो नॉर्थ साउथ नॉर्थ वाला, यानी कि कह सकते हैं उत्तर और पूरब, उत्तरी पूर्व। तो उत्तरी पूर्व राज्यों के साथ जितने भी हैं उसी के बगल में देखेंगे तो ये आपको म्यांमार देखने को मिलेगा। तो उधर कौन कौन से होंगे देखिए, तो सारे यहाँ पे जो जिला का जो राज्य का नाम है वो सभी तो उधर ही है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। तो यही बिल्कुल सही दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही दिख रहा है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, मणिपुर और मिजोरम। अब देखेंगे क्रम से है, वैसे ये लिखा भी गया है, जो ऑप्शन दिए गए हैं क्रम से है। सबसे ऊपर में अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद फिर नीचे उसके नीचे देखेंगे तो नागालैंड है, और उसी के नीचे देखेंगे आप तो ये मणिपुर है, और उसी के नीचे फिर देखेंगे तो आप मिजोरम देखने को मिलेगा, और इसी के फिर बगल में देखेंगे तो आपको त्रिपुरा देखने को मिलेगा, है ना। इसी के फिर नीचे आगे बढ़ेंगे तो मेघालय, और उसी के बीच देखेंगे तो आसाम वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो आसाम तो पूरा घिरा हुआ है, बीच में है, ये तो कभी नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन भी नहीं हो रहे हैं यहाँ, ठीक है। बाकी मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ठीक है। तो त्रिपुरा जो है वो नहीं होगा यहाँ, ठीक है, क्योंकि त्रिपुरा से पहले एक है हमारा मिजोरम। तो मिजोरम क्या है कि त्रिपुरा के जिसे मान लेते हैं कि यहाँ पे त्रिपुरा है, तो इसके पहले यहाँ पर मिजोरम है, ठीक है। और इधर ये वाला एरिया में क्या है हमारा, इधर म्यांमार है। तो ये वाला एरिया इसको त्रिपुरा को क्या कर रहा है, मतलब घेर कर रखा हुआ है, तो ये तो कभी नहीं होगा, तो त्रिपुरा यहाँ से नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर, कोशिश कीजिए कि मैप को देखिए, तो मैप देखने से ज़्यादा समझ में आएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ साथ 21 द्वीप समूह भी हैं। ये बताना है कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, ये बताना है आपको। प्रवाल भित्तियों के बारे में बताया था ना, क्या होता है, बताइए कमेंट करके क्या होता है, ये पिछले वीडियो मैंने बताया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन सा इसका सही आंसर होने वाला है। इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, मन्नार खाड़ी और बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। प्रवाल भित्तियाँ आपको देखने को इधर नहीं मिलेंगी, इधर सुंदरवन बायोस्फीयर नहीं मिलेंगे, मन्नार की जो खाड़ी है वो प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है, सर पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था, है ना। तो बाकी चीज़ें भी यहाँ पे देखने को मिलेगी मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 28 नंबर है, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, एक चीज़ मैं बता दूं कि ज़्यादा याद नहीं रख पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण पूछेगा तो आप इतना जरूर कीजिएगा कि जो मकर रेखा सॉरी जो कर्क रेखा जो पार हुआ है ना, तो उसके ऊपर वाले हिस्से लगभग देखते हैं कि उसमें सी क्या है, याद रखिएगा CWG में आता है, ठीक है। और उसके नीचे वाला क्षेत्र जो भी है इधर नीचे जितना भी, वो सभी AW में आएगा, ठीक है। वैसे तो ये वाला एरिया में है तो इधर इधर कुछ अलग बोलते हैं, ठीक है। बट लगभग नीचे जो देखेंगे जो मिडिल वाला पार्ट है, प्रायद्वीपीय पठार का जो हिस्सा है इधर, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का जो बीच वाला क्षेत्र है,
ठीक है, यानी कि ये वाला पूर्वी का पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, तो इसके बीच वाला क्षेत्र को AW कहते हैं, ऊपर वाले को CWG कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। DFC भारत का शायद कोई स्थान का नाम नहीं, कहीं नहीं है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली हुई है? जो हमारा क्षेत्रीय सीमा है वो कितना फैला हुआ है? जैसे फिर से मैं छाप दूँ, ये कुछ ऐसा है ना, तो ये वाला जैसे मान लीजिए इधर हमारा समुद्र है, इधर इधर समुद्र है, तो ये वाला एरिया है हमारे, ये समुद्र तट हो गया इधर वाला, तो यहाँ से लेकर के कितना दूरी तक हमारा जो है वो क्षेत्रीय सीमा बनाता है, कितना दूर तक? 16 समुद्री मील है, 12 समुद्री मील है, या फिर 10 समुद्री मील है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 समुद्री मील। कितना? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 12 समुद्री मील हो जाएगा, यानी कि लगभग 22 किलोमीटर के एरिया तक क्षेत्रीय सीमा में आता है, भारत का क्षेत्रीय सीमा में आता है वो। ठीक है, अच्छा ये तय कैसे होता है कि कहाँ तक का सीमा मेरा है, कहीं और नहीं है? तो ये एक समझौता हुआ था 1995 में, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि को अपनाया है, तो वहीं से ये चीज़ इन्हें डिसाइड किया गया था कि भारत के हिस्से में कितना हिस्से मतलब कि क्षेत्र में आएगा। ठीक है, और बाकी ये इतना हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी काम वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो होता है वो बेस्ट लाइन 200 नॉटिकल मील तक की दूरी तक मेरा फैला हुआ है। ठीक है, 200 नॉटिकल मील। ठीक है, 200 नॉटिकल या फिर समुद्री मील लिख सकते हैं, समुद्री मील। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? तो कोयले के जो भंडार है वो कहाँ देखने को मिलेगा? बिल्कुल सही है, दामोदर घाटी जो झारखंड में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? यह वजन कम करने वाला उद्योग है। ठीक है, दूसरा है, वर्ष 2022 में महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा था। और सी ऑप्शन है, वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश चीनी का अग्रणी सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक इसमें सही हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल सही है कि वो 2022 में महाराष्ट्र जो है वो चीनी के लिए सबसे आगे रहा था 2022 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब 2023 वाला डेटा देखेंगे आप तो उसमें यूपी आगे हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? लघु तरंग और सौर विकिरण, परावर्तित सौर विकिरण, या फिर दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण? तो हमारा जो वातावरण है, जो वायुमंडल है, वो किसके द्वारा मुख्य रूप से गर्म होता है, ये बताना है आपको। तो ये मुख्य रूप से हमारा होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से। ये स्थलीय विकिरण याद रखिएगा, स्थलीय विकिरण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से अधिकतम जिलों से लगती है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल? तो इसमें तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए। एक्चुअली में जो उत्तर प्रदेश है ना, उससे भी 8 राज्य लगता है, और ये झारखंड से भी 8 जिला लगता है ना? तो हिसाब से इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी 8 जिले लगते हैं, और अधिकतम जिला के बारे में बात हो रहा है, तो हम दोनों में से किसी एक को तो नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों में 8 राज्य क्या हो रहे हैं, दोनों में 8 जिले संपर्क में हैं। ठीक है, और पश्चिम जो बंगाल है उसमें 3 जिले मतलब कि सीमा लगती हैं, 3 जिला का। कौन कौन है वो 3 जिला? आपका 3 जिला जो है, पहला जिला याद रखिए किशनगंज, अररिया। ठीक है, और अररिया नहीं है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पहला है किशनगंज। ठीक है, एक है पूर्णिया, और उसी नीचे देखेंगे आप एक कटिहार। ये 3 जिले पश्चिम बंगाल से लगते हैं। ठीक है, बाकी 8 जिले जो हैं वो उत्तर प्रदेश और झारखंड से लगते हैं। ठीक है, अब वैसे कभी कभी दिमाग में ये भी आता है कि झारखंड से लगा हुआ है, तो झारखंड से जो बीच से आधा कटा हुआ था, तो हो सकता है ज़्यादा इसी से लगेंगे, लेकिन 8 जिले देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के साथ भी लगता है इनका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए।
तो देखिए आ गया रोहतास। कहा था ना मैंने कि रोहतास में आपको खनिज उत्पादन देखने को मिलते हैं ज़्यादातर। खनिज हो गया, कैमूर हो गया इधर, ठीक है। तो यहाँ पे है रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है, सही है। चूना पत्थर कैमूर मुंगेर एवं देखिए आ गया ना कैमूर, है ना, मुंगेर रोहतास जिले में पाया जाता है, तो ये भी सही है। अपूर्ण जिला में, अपूर्ण यहाँ पे नहीं होगा, अपूर्ण जिले में यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, जमुई कर लीजिए आप, जमुई। तो जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं, पाप नहीं होगा, पाए जाते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं। एक दो क्वेश्चन गलत टाइप हो ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा इसमें से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती हैं, ये बताना है। बिहार में जो बहने वाली पवित्र नदी फल्गु है, ठीक है, तो ये किन दो नदियों के संगम से बनती हैं, आपको ये बताना है। तो ये बनती हैं मोहाना और लीलाजन नदी से, ठीक है, मोहाना और लीलाजन नदी से मिलती हैं, संगम से बनती हैं, ठीक है। वैसे फल्गु नदी का जो उद्गम स्थान है ना, वो है झारखंड, झारखंड से निकलती है ये, इसका उद्गम स्थल है झारखंड। झारखंड की भी बात है, झारखंड में भी बात करें तो कहाँ से निकलती है, हजारीबाग से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 36वां क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से किस राजस्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी, ठीक है। ठाकुरगंज, बहादुरगंज या सुपौल। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, ठाकुरगंज, ठीक है। बिहार में ठाकुरगंज स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी, ठीक है। और किशनगंज को बिहार का दार्जिलिंग के रूप में भी हम जानते हैं, ठीक है। जो किशनगंज है वो बिहार का क्या कहलाता है, दार्जिलिंग कहलाता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और जानते ही हैं कि जो हमारा दार्जिलिंग है वो चाय के लिए फेमस है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम चुनिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सिवान, किशनगंज और मधेपुरा। क्वेश्चन नंबर 38 है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में से किस खाद्य उद्योगों का, खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है, ठीक है। यानी कि बिहार में कृषि आधारित कौन सा उद्योग है जो कि थोड़ा सा उद्योग वहाँ पर प्रभुत्व उसका ज़्यादा है, ये बताना है आपको। अनाज आधारित उद्योग, दाल उद्योग या फिर गन्ना उद्योग। तो सही इसका आंसर हो जाएगा अनाज आधारित उद्योग। यहाँ पे अनाज आधारित उद्योग क्या है, प्रभुत्व है इसका, ठीक है। चलिए, अच्छा, मेगा फूड पार्क बन रहा है, कहाँ बन रहा है ये, बिहार में मेगा फूड पार्क, ये बन रहा है भागलपुर में, भागलपुर, ठीक है। चलिए 39वां क्वेश्चन है, आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। तो सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी या विलुप्त ज्वालामुखी। तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। सक्रिय भी होता है, निष्क्रिय भी होता है, विलुप्त भी होता है। विलुप्त मतलब जो कि अब वो नहीं आता वहाँ, ठीक है, पहले आता था अब नहीं आता। सक्रिय मतलब कि जो अभी भी एक्टिव है, जो कंटिन्यू वहाँ से ज्वालामुखी निकल रहे होते हैं। निष्क्रिय, निष्क्रिय मतलब कि वो क्या हो चुके हैं, डीएक्टिव हो चुके हैं, मतलब कि निकलते थे, कभी कभी वो आ जाए बात अलग है, लेकिन वो निष्क्रिय हो चुके हैं, वो शांत हो चुके हैं, ठीक है। अब विलुप्त तो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, वो तो कभी अब हो ही नहीं सकता कि वापस आएंगे अब वो। लेकिन निष्क्रिय क्या है, निष्क्रिय मतलब सोए हुए हैं, हो सकता है कभी कभी उसमें आने की संभावना है, ठीक है। सक्रिय तो मतलब तो कंटिन्यूअस है वो, ठीक है। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए कि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां हैं, क्या हैं, भारत में दक्षिण क्षेत्र में है, भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में है और भारत के केंद्रीय और दक्षिणी क्षेत्र में है, ये बताना है आपको। तो हम जानते हैं कि गोदावरी महाराष्ट्र से निकलती हैं और कृष्णा भी महाराष्ट्र से निकलती हैं, कावेरी कर्नाटका से निकलती हैं, ठीक ना। तो बताना है कहाँ से ये निकलती हैं नदियाँ, किस क्षेत्र से। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के दक्षिण क्षेत्रों से निकलती हैं, है ना, दक्षिण क्षेत्र से निकलती है ना, उत्तरी पूर्व से तो निकलती नहीं है। उत्तरी पूर्व मतलब उधर जम्मू कश्मीर के आसपास हो जाएगा उधर, ठीक है, उधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाएंगे। और केंद्रीय दक्षिण क्षेत्र से निकलेंगे तो केंद्रीय से तो नहीं निकलता, ये महाराष्ट्र की तरफ से निकलती हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि भारत में दक्षिण क्षेत्र से निकलती हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 MCQ, ठीक है। वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कुछ अगर कमी दिखता है मेरे में तो आप जरूर कमेंट करके बताइए मुझे, ठीक है, उसको सुधारने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ, वीडियो को
बहुत सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करना, फिर उसके बारे में कुछ कुछ डेटा कलेक्ट करना तो मेहनत लगता है। तो थोड़ा सा आपको लाइक करने में क्या दिक्कत है, थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।